राधा देवी को आज भी वह दिन साफ याद था जब वह पहली बार इस घर की देहरी लांघ कर आई थी। हाथों में मेहंदी थी, सिर पर घूंघट और दिल में डर, लेकिन उस डर को किसी ने कभी नाम नहीं दिया, क्योंकि नई बहू का डर घर की परंपरा माना जाता था। उस दिन उनकी सास ने पानी का गिलास रखते हुए ताना मारा था, देख लो इसे, मायके में तो रानी बनकर रही होगी, यहाँ काम करना पड़ेगा, ससुराल कोई मायका नहीं होता। घर में बैठे लोग हंस दिए थे और राधा देवी ने सिर झुका लिया था, क्योंकि उन्हें सिखाया गया था कि पहली सीख यही होती है, चुप रहना। शादी के तीसरे ही दिन सुबह देर से उठने पर आवाज आई थी, अरे बहू, यहाँ कोई तुम्हारे मायके की तरह नहीं है जो बेटी सोती रहे और माँ काम करती रहे। यहाँ बहू को घर चलाना होता है। राधा देवी का गला भर आया था, लेकिन आंसू बहाने का हक भी उस घर में नहीं था, क्योंकि सास का अगला ताना तैयार था। रोने लगी, अभी से, अभी तो जिंदगी देखनी बाकी है। साल दर साल वही ताने उनकी रगों में उतरते गए। अच्छी बहू वही है जो सवाल ना करे, मायके का नाम ज्यादा मत लिया करो। औरत की औकात घर की चार दीवारी तक होती है। और धीरे धीरे राधा देवी ने भी यही सीख लिया कि ताना ही ताकत होता है और चुप कराना ही जीत। बरसों बाद वही राधा देवी आज उसी आंगन में सास बनकर खड़ी थी और सामने नेहा थी, नई बहू, पढ़ी लिखी, लेकिन वही डर आंखों में लिए हुए। सुबह के 7 बजे थे, रसोई से आवाज नहीं आई तो राधा देवी के मुंह से वही पुराना जहर निकला, आजकल की बहुएं तो घड़ी नहीं, अपनी मर्जी देखकर उठती हैं। हमारे समय में तो नींद भी ससुराल से डरती थी। नेहा घबरा कर उठी और राधा देवी को यह दिखा ही नहीं कि सामने वाली लड़की नहीं, उनकी अपनी बीती हुई जिंदगी खड़ी है। लेकिन उस वक्त राधा देवी को यह याद नहीं था कि सास बनने से पहले वह भी कभी बेटी थी। नेहा रसोई में खड़ी चाय बना रही थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। नींद पूरी ना होने की वजह से नहीं, बल्कि उस डर की वजह से जो हर सुबह उसके साथ जाग जाता था, क्योंकि इस घर में सुबह सूरज से पहले ताने निकलते थे। राधा देवी ने अखबार मोड़ते हुए बिना उसकी तरफ देखे कहा, समझ में नहीं आता, आजकल की लड़कियां शादी करके आती हैं या बस अपना सामान रख कर चली आती हैं, घर का काम दिखता नहीं और थकान ऐसे जताती हैं जैसे पहाड़ उठाकर लाई हूँ। नेहा ने चाय का कप ट्रे में रखा और मन ही मन खुद को समझाया कि चुप रहना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है, क्योंकि जवाब देने का ताना और गहरा हो जाता है। राधा देवी की आंखें जैसे हर कमी ढूंढने के लिए बनी थी। उन्होंने चाय का एक घूंट लेते ही कहा, यह चाय भी वही बात कह रही है जो तुम रोज साबित करती हो, ना स्वाद है ना अपनापन। मायके में तो बस पढ़ाई और नौकरी सिखाई जाती होगी, घर चलाना कौन सिखाता है, यह कोई नहीं बताता। नेहा का दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि हर बार मायके का नाम इस तरह लिया जाता था जैसे उसकी परवरिश कोई गलती हो, जैसे उसके माँ बाप ने उसे सही इंसान नहीं बनाया हो। उसे याद आया कि उसकी माँ ने विदा करते समय कहा था, बेटी, अगर कुछ गलत लगे तो बोलना, लेकिन यहाँ बोलना आग में हाथ डालने जैसा था। दोपहर तक नेहा बिना रुके काम करती रही, फिर भी राधा देवी की आवाज में संतोष नहीं था। उन्होंने सब्जी की टोकरी रखते हुए कहा, काम करती हो तो ऐसे हो जैसे एहसान कर रही हो। हमने तो अपनी पूरी उम्र इस घर को दिया, कभी यह नहीं सोचा कि थके हैं
या मन नहीं है। यह वही संवाद था जो कभी राधा देवी ने खुद सुना था, जब उन्होंने अपनी सास से कहा था कि कमर में दर्द है और जवाब नहीं मिला था। दर्द बहू की जिंदगी का हिस्सा होता है, आराम सिर्फ बेटियों के नसीब में होता है। लेकिन उस समय राधा देवी ने यह नहीं सोचा था कि वह दर्द आगे बढ़ा रही है। वह बस वही कर रही थी जो उन्हें सही और जरूरी सिखाया गया था। शाम को जब नेहा ने ऑफिस के लिए लैपटॉप खोला तो राधा देवी ने फिर ताना कस दिया, अरे वाह, अब तो घर के बीच बैठकर भी ऑफिस चल रहा है। लगता है यह घर सिर्फ सोने की जगह रह गया है और असली जिंदगी बाहर चल रही है। नेहा ने धीमी आवाज में कहा कि काम पूरा करना जरूरी है, लेकिन राधा देवी ने तुरंत काट दिया, जरूरी क्या है और क्या नहीं, या बहुएं तय करने लगी है। आजकल हमारे जमाने में तो पूछा भी नहीं जाता था। उस एक वाक्य ने नेहा को अंदर से तोड़ दिया, क्योंकि वह समझ गई थी कि यह तुलना कभी खत्म नहीं होगी। यह ताने पीढ़ियों से चलते आए हैं। रात को जब सब सो गए, नेहा चुपचाप छत पर चली गई, जहाँ कोई ताना नहीं था, कोई निगरानी नहीं थी, सिर्फ खुला आसमान था और दबे हुए आंसू। नीचे कमरे में लेटी राधा देवी भी करवटें बदल रही थी, क्योंकि ना जाने क्यों नेहा का झुका हुआ चेहरा उन्हें अपना ही अतीत दिख रहा था। लेकिन वह उस सच्चाई से अभी दूर भाग रही थी। उन्हें अभी यह मानने की हिम्मत नहीं थी कि जिस जहर से उनकी जिंदगी घुटी थी, वही जहर अब उनकी आवाज में घुल चुका है। और इस घर में एक बार फिर एक बेटी चुपचाप बहू बनकर खुद को खो रही थी। रविवार की सुबह थी और घर में थोड़ी शांति थी, ऐसी शांति जो केवल इसलिए होती है क्योंकि उस दिन बाहर की दुनिया से थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन नेहा के लिए यह राहत भी डर के साथ आती थी, क्योंकि उसे पता था कि आज अगर उसने मायके का नाम लिया तो ताने सिर्फ शब्द नहीं होंगे, उसकी जड़ों पर वार होंगे। नाश्ता बनाते हुए उसने हिम्मत जुटाई। दिल बहुत तेज धड़क रहा था, फिर भी उसने धीरे और सम्मान से कहा, माँ, आज अगर थोड़ी देर के लिए मायके चली जाऊं, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि राधा देवी ने चम्मच प्लेट में रखते हुए लंबी सांस ली और वही सांस धीरे धीरे ताने में बदल गई। कमाल है, यह मायका आजकल इतना याद आने लगा है जैसे शादी करके आई ही नहीं हो। लगता है बहू बनना अभी सीखा नहीं है। नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि वह जानती थी कि अब यह बात नहीं रुकेगी। राधा देवी ने आगे कहा, हमारे जमाने में तो शादी के बाद मायके का नाम लेना भी अपराध माना जाता था, और यहाँ देखो हर महीने कोई ना कोई वजह तैयार रहती है। कभी माँ बीमार, कभी कोई त्योहार, कभी मन नहीं लग रहा। नेहा के हाथ रुक गए, नाश्ते की प्लेट अधूरी रह गई, क्योंकि अब शब्द सीधे उसके दिल को काट रहे थे। राधा देवी की आवाज और भारी हो गई, शादी का मतलब होता है अपना घर छोड़कर नए घर को ही सब कुछ मान लेना, या नहीं कि जरा जरा सी बात पर दिल वापस वही भागने लगे जहाँ से आई हो। यह वही वाक्य था जो कभी राधा देवी ने खुद सुना था, जब उन्होंने पहली बार अपने पिता की बीमारी का जिक्र किया था और जवाब मिला था, अब तुम्हारा घर यहाँ है, वहाँ तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बची। उस दिन राधा देवी ने चुप रहना सीख लिया था और आज वही चुप्पी तानों के रूप में बाहर निकल रही थी। नेहा ने बहुत धीरे कहा, माँ, मैं बस कुछ घंटों के लिए। लेकिन राधा देवी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। यही तो बात है, आजकल की बहुएं कुछ घंटों से शुरू करती हैं और धीरे धीरे पूरा हक समझने लगती हैं। घर पर ध्यान कम और मायके पर ज्यादा, फिर कहती है कि रिश्ते समझ नहीं आते। यह सुनकर नेहा को ऐसा लगा जैसे उसकी शादी नहीं, उसकी पहचान पर सवाल उठाया जा रहा हो। वह बिना कुछ कहे रसोई से निकल गई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यहाँ उसकी भावना नहीं
सिर्फ परंपरा ही की सुनी जाएगी। कमरे में जाकर उसने दरवाजा बंद किया और तकिए में मुंह दबाकर रो पड़ी, क्योंकि खुलकर रोने की भी इस घर में इजाजत नहीं थी। उधर राधा देवी अकेली बैठी रही। उनका दिल अजीब तरह से भारी हो गया था, क्योंकि नेहा की झुकी हुई पीठ उन्हें अपनी ही विदाई याद दिला रही गई थी। जब उनकी माँ ने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा था, बेटी अब सब कुछ सहना। राधा देवी ने पहली बार महसूस किया कि मायके का नाम सुनकर जो गुस्सा उनके अंदर उठता है वह गुस्सा नहीं, वह डर है। वह कोई वही पुराना डर है जो उन्हें सालों पहले सिखाया गया था कि बेटी का रिश्ता शादी के बाद बोझ बन जाता है। लेकिन अभी भी वह इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। और इस तरह एक दिन बीत गए। यहाँ ताने जीत गए और एक बेटी फिर से चुप हो गई। उस घर में सबसे ज्यादा जो चीज बोलती थी वह राधा देवी के ताने नहीं थे, बल्कि घर के बाकी लोगों की वह चुप्पी थी, जो हर ताने के बाद और गहरी हो जाती थी, जैसे सबने मिलकर तय कर लिया हो कि बहू के अपमान पर आंखें मूंद लेना ही शांति कहलाएगा। नेहा ने दोपहर का खाना परोसा। उसके हाथों की हल्की सी थरथराहट कोई नहीं देख रहा था, क्योंकि इस घर में बहू की घबराहट को कमजोरी और नाटक समझने की आदत थी, और उस आदत को किसी ने कभी गलत नहीं कहा। राधा देवी ने रोटी का टुकड़ा तोड़ते हुए बिना किसी को देखे कहा, आजकल की बहुएं इतना सोचती हैं कि काम करते हुए भी मन कहीं और भटकता रहता है। हमारे जमाने में तो सोचने का समय ही नहीं मिलता था, इसलिए शायद काम भी ठीक से हो जाता था। यह ताना हवा में नहीं गया, सीधा नेहा के भीतर उतर गया, क्योंकि वह जानती थी कि यह बात सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, यह उसके पूरे अस्तित्व पर टिप्पणी है। ससुर अखबार के पीछे छिपे रहे, पति प्लेट में नजरें गड़ा ली, और नेहा ने एक बार फिर यह सीख लिया कि इस घर में उसका कोई वकील नहीं है। राधा देवी को यह चुप्पी गलत नहीं लगती थी, क्योंकि उन्होंने भी तो यही देखा था जब उनकी सास उन्हें ताने मारती थी और पूरा घर ऐसे बर्ताव करता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे बहू का टूटना घर की सामान्य प्रक्रिया हो। खाने के बाद नेहा रसोई समेट रही थी। पीठ में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसे याद था कि दर्द का जिक्र करने का पर ऐसा ताना मिलता है। और सच में राधा देवी ने जैसे उसकी चुप्पी को पढ़ लिया, बोली, अब क्या हुआ? काम करते करते कमर टूट गई क्या? अभी तो उम्र ही क्या है तुम्हारी? हमने तो इस उम्र में पूरा घर अकेले संभाला है, तब कहीं जाकर सास कहलाने लायक बने थे। यही वाक्य था जो कभी राधा देवी ने भी सुना था, जब उन्होंने दर्द से कहराते हुए चारपाई पर बैठने की कोशिश की थी और जवाब मिला था, बहू का शरीर नहीं होता, उसकी सिर्फ जिम्मेदारी होती है। नेहा ने रसोई के सिंक पर हाथ टिकाकर अपनी सांसें संभाली, क्योंकि अगर वह गिर जाती तो शायद यह भी कहा जाता कि बहू को काम से बचने के बहाने आते हैं। उसका मन चीख चीख कर पूछ रहा था कि क्या शादी का मतलब अपनी इंसानियत को छोड़ देना होता है, लेकिन उसकी जुबान ने फिर भी साथ नहीं दिया, क्योंकि उसने देख लिया था कि बोलने वाली बहुएं इस घर में जल्दी चुप करा दी जाती हैं। शाम ढल रही थी। घर के आंगन में छाया लंबा होता जा रहा था, और उसी छाया के साथ नेहा के भीतर का उजाला भी धीरे धीरे सिमटता जा रहा था। राधा देवी बरामदे में बैठी थी, लेकिन उनका मन बेचैन था, क्योंकि कहीं ना कहीं नेहा का झुका हुआ सिर उनके अपने ही अतीत को तस्वीर दिखा रहा था, जहां वह भी इसी तरह सबके बीच होते हुए भी पूरी तरह अकेली थी। लेकिन वर्षों से जमा हुआ डर अब भी उन्हें यह मानने नहीं दे रहा था कि अगर आज उन्होंने तानों की इस परंपरा को नहीं रोका तो यह घर नहीं, एक और जिंदगी टूटेगी, और इस घर में एक और शाम बिना
किसी सवाल के बीत गई। जहाँ ताने बोलते रहे, चुप्पी ने उनका साथ दिया और एक बेटी हर दिन छोटा थोड़ा थोड़ा खुद से दूर होती चली गई। शाम घर आती जा रही थी और हर घर के कोने में अजीब सी खामोशी फैली थी। ऐसी खामोशी जिसमें शब्द नहीं होते, लेकिन सालों का दबा हुआ दर्द साफ सुनाई देता है। और उसी खामोशी में राधा देवी पहली बार अपने भीतर झांकने की हिम्मत कर रही थी। नेहा रसोई में अकेली बैठी थी। काम खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी आंखें खाली दीवारों को देख रही थी, जैसे वह वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही हो। क्योंकि लगातार तानों के बीच रहकर आदमी अपने होने पर भी शक करने लगता है। राधा देवी बरामदे से उठी और अनजाने ही नेहा के कमरे के सामने आकर रुक गई। दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से धीमी धीमी सिसकियां की आवाज आ रही थी। वही सिसकियां जिनसे कभी उनका अपना सीना फट जाता था, जब वह भी इसी तरह एक अनजाने घर में अपने आंसू तक छुपाकर रोया करती थी। उन्हें वह दिन याद आ गया जब विदाई के समय उनकी मां ने कांपते हाथों से उनका सिर सहलाया था और कहा था कि अब सहना ही तुम्हारी गहना है। उस दिन उन्होंने नहीं समझा था कि यह गहना नहीं, एक बोझ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी औरतों के कंधों पर रख दिया जाता है। उन्हें अपनी सास के ताने याद आए। हर सुबह, हर गलती, हर सास पर मिलने वाले शब्द, बहू को बेटी नहीं, मायके को भूल जाओ। औरत को सहना आता है। और उन्होंने महसूस किया कि आज वही शब्द उनकी अपनी जुबान से नेहा के लिए निकल रहे थे। राधा देवी का दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि पहली बार उन्हें साफ सुन दिखा कि वह बहू को नहीं, अपनी ही बीती हुई जिंदगी को दोबारा जीने पर मजबूर कर रही हैं। उन्होंने धीरे से दरवाजा खटखटाया। नेहा ने घबराकर आंसू पोंछे और दरवाजा खोला। उसकी आंखों में डर था, वही डर जो कभी राधा देवी की आंखों में हुआ करता था। राधा देवी ने भारी आवाज में कहा, रो मत बेटी, तुझे रोता देख मुझे मेरी माँ की याद आ गई और वह दिन जब मैं खुद ऐसे ही किसी कोने में छुपकर रोया करती थी। नेहा कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे बेटी कहा था, बिना शर्त, बिना ताने के। राधा देवी ने आगे कहा, मैंने तुझसे ताने इसलिए नहीं मारे कि तू गलत थी, मैंने इसलिए मारे क्योंकि मुझे भी कभी समझाया नहीं गया और मैंने वही जहर आगे बढ़ा दिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर देना, मैं भूल गई थी। सास बनने से पहले मैं भी किसी की बेटी थी और बेटी का दर्द सबसे पहले सास को ही समझना चाहिए। नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। सालों से दबा हुआ डर, अपमान और अकेलापन एक साथ बाहर आ गया और राधा देवी ने उसे कसकर गले लगा लिया, जैसे अपनी खोई हुई जिंदगी को फिर से थाम रही हो। उस रात घर में कोई ताना नहीं गूंजा, कोई चुप्पी किसी का साथ नहीं दे रही थी। बस दो औरतें थी जो समाज के बनाए नियमों से टूटकर एक दूसरे को सहारा बन रही थी। अगली सुबह राधा देवी ने सबके सामने साफ कहा, यह बहू नहीं, मेरी बेटी है और अगर इस घर में किसी को इसे नीचा दिखाने की आदत है तो उसे पहले मुझसे गुजरना होगा। घर के लोग चुप थे, लेकिन वह चुप्पी अब अन्याय की नहीं, बदलाव की शुरुआत थी। और उस दिन राधा देवी ने अपने भीतर की उस डरी हुई बेटी को आखिरकार आजाद कर दिया, जिसे सालों पहले सास बनने की कीमत पर दफना दिया गया था। क्योंकि सच यही है कि सास का ताना उसके स्वभाव से नहीं, उसके जख्मों से निकलता है। और उस दिन, जिस दिन वह अपने जख्म पहचान ले, उसी दिन एक बहू नहीं, पूरी पीढ़ी बच जाती है। क्योंकि सास भी कभी बेटी थी और जब यह सच्चाई समझ आ जाए तो घर नहीं, समाज बदलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो कहानी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप करना ना भूले। पूरी वीडियो को देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।